जरूर। ये कहानी इस प्रकार है। न्याय की भूल भुलैया। रमेश एक साधारण व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के 20 साल एक छोटे से एनजीओ अनसी आशादीप यान को समर्पित कर दिए थे। आशादीप का काम वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। रमेश ही इसका संस्थापक, मुख्य कार्यकर्ता और एकमात्र खाताधारक था। उसका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था, और उसका बैंक खाता, जिसमें दान के थोड़े से पैसे थे, उसके नेक इरादों का प्रमाण था। एक दिन रमेश के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एक बड़ी दान संस्था का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि वे आशादीप के काम से प्रभावित हैं और शिक्षा के लिए एक बड़ी राशि दान करना चाहते हैं, लेकिन दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें एनजीओ के बैंक खाते के विवरण और एक त्वरित सत्यापन की आवश्यकता है। रमेश के मन में कोई संदेह नहीं आया। इतनी बड़ी मदद की आस में उसने बिना सोचे समझे सभी जरूरी कागजात और एक बार के लिए इस्तेमाल होने वाला ओटीपी भी साझा कर दिया। वह नहीं जानता था कि यह दान नहीं, बल्कि एक शातिर साइबर अपराधी का जाल था। अगले कुछ घंटों में आशादीप के खाते में हजारों नहीं, लाखों रुपए तेजी से आए और फिर उससे भी तेजी से निकाल लिए गए। यह एक मनी म्यूल का क्लासिक मामला था, जिसमें साइबर ठग ठगी के पैसे को आशादीप के खाते से होते हुए विदेश भेज रहे थे, ताकि पैसे का असली स्रोत छिप जाए। 3 दिन बाद पुलिस रमेश के दरवाजे पर थी। रमेश जी, आपको अन साइबर फ्रॉड मंस और बीन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। रमेश के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, अपनी बेगुनाही की सौगंध खाई, अपने एनजीओ के नेक काम का हवाला दिया, लेकिन पुलिस के पास तो बैंक ट्रांजैक्शन का पुख्ता सबूत था। उस पल में आशादीप का खाता, जो वर्षों से सेवा का जरिया था, अब अपराध का सबूत बन गया था। शुरुआती सुनवाई में रमेश ने अदालत को पूरी कहानी बताई। बड़ी फंडिंग का लालच, सत्यापन के नाम पर दिए गए दस्तावेज और ओटीपी, और उसका भोलेपन से किया गया विश्वास। सरकारी वकील ने तुरंत विरोध किया। माय लॉर्ड, वकील ने कहा, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी व्यक्ति जो एक एनजीओ चला रहा है, इतने संवेदनशील विवरण आसानी से साझा नहीं करेगा। आरोपी खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए भोलेपन का नाटक कर रहा है। ट्रांजैक्शन का समय और तरीका साफ तौर पर दिखाता है कि यह एक संगठित अपराध का हिस्सा था। न्यायाधीश ने सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया। बैंक रिकॉर्ड्स, तेजी से हुए ट्रांजैक्शन और विदेशों में भेजे गए पैसे, सब कुछ रमेश के खिलाफ था। भारतीय न्याय प्रणाली का बोझ और देरी यहाँ भी स्पष्ट थी। केस इतने धीरे चल रहा था कि रमेश को महीनों तक जमानत नहीं मिली, जबकि असली साइबर अपराधी किसी अनजान देश में आराम से बैठकर नए शिकारों की तलाश कर रहे थे। रमेश की बेगुनाही साबित करने के लिए जरूरी तकनीकी जांच बहुत जटिल और महंगी थी। उसके पास एक अच्छा वकील रखने के लिए पैसे नहीं थे, और सरकारी वकील का एकमात्र उद्देश्य केस को जल्दी निपटाना था। न्यायालय में वह चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने तो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद चाही थी। न्याय कहाँ है? मेरा नाम, मेरा काम, मेरी जिंदगी, सब कुछ एक धोखेबाज ने छीन लिया, और अब यह अदालत मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं कर रही है। न्यायाधीश ने आखिरकार फैसला सुनाया। सबूतों और पैसे के प्रवाह के आधार पर उन्हें रमेश को दोषी मानना पड़ा। अभियुक्त रमेश को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी में संलिप्तता के लिए सजा सुनाई जाती है। रमेश को जेल भेज दिया गया। आशादीप बंद हो गया और उसके बेगुनाह बच्चे वापस गलियों में आ गए। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा रमेश यह सोचता रहा, न्याय की इस लंबी और थकाऊ प्रक्रिया में साक्ष्य सत्य से ज्यादा शक्तिशाली क्यों हो गए? एक अपराधी ने मेरे विश्वास का इस्तेमाल किया, और भारतीय न्याय प्रणाली ने मेरे रिकॉर्ड्स को ही मेरी नियति बना दिया। मैं केवल एक भोला भाला आदमी था जो अपने देश के बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं अब एक अपराधी हूँ। बाहर की दुनिया में असली साइबर अपराधी सुरक्षित थे। अंदर भारतीय न्याय प्रणाली की विफलता का एक और शिकार, एक नेक नियत वाला आदमी अपनी सजा काट रहा था। रमेश को अब एहसास हुआ कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। शायद इसलिए क्योंकि वह अक्सर सच्चाई और साक्ष्य के बीच का अंतर नहीं देख पाती। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको भारतीय न्याय प्रणाली में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों के कानूनी पहलुओं के बारे में बताऊं?